गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं देव मीना और स्वागत करता हूँ आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सहसंबंध, कोरिलेशन। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें जो है यूनिट में अपने आप में क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 नंबर में भी पूछ लिया जाता है या फिर 15 नंबर में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें ध्यान से समझना है और पढ़ना है। आज इस क्लास में हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, केवल थोड़ा सा ये जानेंगे कि सहसंबंध क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं, यानी कि जो आंसर आते हैं किस किस प्रकार से इनसे आंसर आ सकते हैं, और उस आंसर में निष्कर्ष में हम क्या चीज़ें लिखेंगे नीचे, ये सारी चीज़ें हम जानने की इसमें कोशिश करेंगे। सहसंबंध निकालने के कैसे मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड हम पढ़ेंगे, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सहसंबंध। सहसंबंध इसको बोला जाता है कोरिलेशन। ठीक है, और इसको डिफाइन करते हैं आर से। जैसे अपन लिखेंगे, क्या करेंगे, आर लिखेंगे, कोरिलेशन यानी सहसंबंध। क्या होता है सहसंबंध? इसका नाम से क्लियर हो रहा है, सहसंबंध, कोरिलेशन, यानी कि दो या दो से अधिक चर मूल्यों के बीच में जो संबंध होता है वह कहलाता है सहसंबंध। क्लियर? दो या दो से अधिक चर मूल्यों के बीच में संबंधों को जो बताता है वो होता है सहसंबंध। दो संख्याओं के मध्य संबंध को बताना। जैसे आपने सुना होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है। बोलता है जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। यानी कहने का मतलब यह है, कीमत और मांग के बीच में संबंध होता है। अब घट रही है बढ़ रही है तो पहले बात की बात है, वो तो ये बताता है कि कौन सा कोरिलेशन है, लेकिन प्रभाव पड़ रहा है, यानी दोनों के मध्य संबंध है। इसके दोनों के मध्य, कीमत और मांग के मध्य, कि यदि कीमत, जैसे ये प्राइस है और ये डिमांड है। जैसे मान लो प्राइस 2 रुपए थी, जब आपकी डिमांड जो है वह 50 में थी। सपोज करो कि कीमत बढ़ के 3 रुपए हो गई तो आपकी डिमांड जो है वो घट के 40 रह गई। कीमत बढ़ के 4 रुपए हो गई तो डिमांड घट के 30 रह गई। यानी कि कहने का मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में संबंध है। कैसा संबंध है ये हम बाद में देखेंगे, यानी कि पर संबंध तो है कि कीमत बढ़ रही है या घट रही है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है डिमांड पे। ठीक है, इसको बोला जाता है सहसंबंध, कि किसी भी एक चर मूल्य के बढ़ने या घटने से दूसरे चर मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताता है सहसंबंध। क्लियर? अब आ जाते हैं सहसंबंध का जो आंसर आता है। जैसे मैंने बोला आर, इसको बोलते हैं सहसंबंध। कि जैसे हम कोरिलेशन निकालेंगे तो आर से डिफाइन करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना आर का जो आंसर आएगा मैक्सिमम 1 आ सकता है। ध्यान रखना, मैक्सिमम कितना आ सकता है? 1 आ सकता है, और मिनिमम -1 रह सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कभी भी कि आर का जो आंसर आएगा मैक्सिमम कितने तक जा सकता है? 1 तक, और मिनिमम कितने तक रह सकता है? -1। यानी कि हमेशा जो आंसर आएगा आर बराबर 0 से 1 के मध्य ही आएगा। ये ध्यान रख लेना, आपको समझने वाली बात है, ध्यान से समझ लेना कि आर का जो आंसर आएगा 0 से 1 के मध्य आएगा। अब ये प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ध्यान रख लेना, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकता। जैसे ऐसा नहीं है कि 1 से 1.5 आ गया या 2 आ गया या 2.5 आ गया। मैक्सिमम 1
या 1 से कम ही रहेगा और मिनिमम 0 तक आएगा। ध्यान रखना, आंसर 0 से 1 के बीच में रहेगा, लेकिन प्लस में भी आ सकता है या माइनस में भी आ सकता है। जैसे -0.25 आ गया, यही आ सकता है, प्लस 0.25 आ सकता है। ठीक है, तो माइनस प्लस कैसे भी आ सकता है, लेकिन आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? ये पहली बात है। अब इसके प्रकार तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें ज्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान रखेंगे, ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकली आता है, तो हमें न्यूमेरिकल के हिसाब से देखना है। तो ये तो मैं केवल आपको बेसिक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम आंसर लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो इसके जो प्रकार होते हैं, हम जाते हैं मेनली ऋणात्मक और धनात्मक, दो प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी मैंने बताया धनात्मक सहसंबंध क्या होता है कि किसी एक चर मूल्य के बढ़ने से यदि दूसरा चर मूल्य भी बढ़ रहा है तो उसे बोला जाता है धनात्मक सहसंबंध। फिर से बोल रहा हूं, धनात्मक सहसंबंध क्या होता है कि किसी एक चर मूल्य के बढ़ने के कारण यदि दूसरी वस्तु का चर मूल्य भी बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसे बोलेंगे धनात्मक सहसंबंध। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा था कीमत वाला, किसी वस्तु की प्राइस और एक होता है सप्लाई, इसे कहते हैं पूर्ति का नियम, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा संबंध होता है? धनात्मक सहसंबंध होता है। कैसे? कि जैसे मान लो किसी वस्तु की कीमत 1 रुपए थी, उस पर 100 इकाई बेच रहा था बेचने वाला। ठीक है, सप्लायर्स जो है वो कितनी बेच रहा था? 100 इकाई। जैसे कीमत बढ़ के 2 रुपए हुई और उसने 120 यूनिट बेचने लग गया, सप्लाई करने लग गया। 3 रुपए हुई तो 150 यूनिट बेचने, यानी कि इन दोनों के बीच में कैसा संबंध हो गया? प्राइस और सप्लाई के बीच में धनात्मक सहसंबंध हो गया। कैसे? सहसंबंध तो है प्राइस और सप्लाई के बीच में, और सहसंबंध भी कैसा हो गया? धनात्मक। कि जो 1 रुपए कीमत थी तो 100 इकाई बेच रहा था, जैसे कीमत बढ़ के 2 रुपए हुई वो 120 इकाई बेचने लग गया, 3 रुपए हुई 150, यानी कि प्राइस भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है। कैसा सहसंबंध हो गया? धनात्मक सहसंबंध। दूसरा होता है ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध का मतलब होता है कि किसी एक चर मूल्य के बढ़ने के कारण दूसरे चर मूल्य में कमी हो जाए, या किसी एक चर मूल्य के घटने के कारण दूसरे चर मूल्य में वृद्धि हो जाए, यानी कि दोनों के बीच में नेगेटिव इफेक्ट हो, उसे बोला जाता है ऋणात्मक। जैसे यही बात करते हैं प्राइस और डिमांड, इससे पहले जो लिखा था। ठीक है, प्राइस और डिमांड की बात करें, देखो जैसे मान लो प्राइस थी 1 रुपया और मैंने बताया था डिमांड है 50 इकाई, जैसे कीमत बढ़कर जो है 2 रुपये हो गई, ये 40 इकाई मांगने लग गए, 3 हो गई तो 30 इकाई मांगने लग गए, यानी कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा सहसंबंध हो गया? ऋणात्मक सहसंबंध हो गया। क्लियर है ये बात? तो ध्यान रखना, हमेशा कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। विपरीत का मतलब ऋणात्मक सहसंबंध होता है, और कीमत और पूर्ति के बीच में कैसा संबंध होता है? धनात्मक सहसंबंध होता है। ये बात क्लियर है? ऋणात्मक का मतलब कि आंसर जो है आपके माइनस में आएगा। ध्यान रखना, आंसर जो है माइनस, इसका मतलब है ऋणात्मक संबंध है। यदि r बराबर प्लस में आया तो इसका मतलब ये क्या है? धनात्मक सहसंबंध है। ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब थोड़ा इसका परिणाम देख लेते हैं कि आंसर आएगा तो उसको किस तरह से निष्कर्ष में हम लिखेंगे। ये जरूरी है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है पिछली क्लासों में भी आंसर लिखते हैं तो आर की वैल्यू लिख के छोड़ देते हैं, जबकि हमें पूरा निष्कर्ष लिखना चाहिए कि उनके बीच में, दोनों चर मूल्यों के बीच में किस प्रकार का संबंध पाया गया है। तो परिणाम
ऋणात्मक और धनात्मक का परिणाम कैसे, मैंने बताया कि आंसर जो है 0 और 1 के मध्य ही आएगा। अब प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। यदि माइनस में आया तो वो कहलाएगा ऋणात्मक सहसंबंध, और यदि आंसर जो है प्लस में आया तो वह कहलाएगा धनात्मक सहसंबंध। क्लियर। अब इसके परिणामों में जान लेते हैं कि यदि r बराबर 0 आता है, ध्यान देना ये चीज आपके लिए, इसी चीज को समझाने के लिए मैंने अभी तक ये सारी चीजें बोली है। हमें इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको आंसर में निष्कर्ष के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में ये चीजें लिखनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूं। यदि r बराबर 0 आता है तो इसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण सहसंबंध। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण सहसंबंध। r बराबर 0 आता है तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया है कि यदि r की वैल्यू 0 आए तो इसका मतलब x और y आपको जो देगा चर मिले, एक तो मान लो x दे दिया, एक y दे दिया, ये दो चर मिले, तो क्या लिखेंगे, यदि r बराबर 0 आया तो x और y के मध्य अपूर्ण सहसंबंध पाया गया, यानी कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। अगर x की वैल्यू घट रही हो या बढ़ रही हो तो y पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये हो गया। क्लियर। दूसरा, यदि r की वैल्यू 0 से अधिक तथा प्लस 0.25 तक, अगर इसके बीच में आए यानी कि 0 से 0.25 के मध्य, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे निम्न धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, यदि आंसर 0 से तो ज्यादा आ रहा है कि 0 आएगा वो तो अपूर्ण सहसंबंध हो जाएगा, लेकिन 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा आ रहा हो, भले से 0.01 ही आ रहा हो, ठीक है, 0 से तो ज्यादा हो लेकिन कहां तक हो, 0.25 तक, 0 से लेकर 0.25 तक यदि आंसर आ रहा है वो भी प्लस में आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, निम्न धनात्मक सहसंबंध। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.25 तक ही आ रही है, ठीक है, मैक्सिमम 25 तक जा रही है, तो ये कैसा सहसंबंध है, निम्न है, कम है, 0.25 तक वैल्यू आ रही है तो 0.25 कम होता है, इसलिए निम्न, प्लस में वैल्यू आ रही है इसलिए धनात्मक बोलेंगे। ये बात क्लियर है। 0.25 तक वैल्यू आए 0 से ज्यादा, लेकिन मैक्सिमम 0.25 तक r की वैल्यू आए तो निम्न, प्लस में वैल्यू आए तो धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, तो निम्न धनात्मक सहसंबंध ये निष्कर्ष में लिखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। यदि प्लस 0.25 से प्लस 0.75 अगर इसके बीच में आती है, ये तो पहले मान गए, दूसरा ये तीसरा, यदि इसके बीच में वैल्यू आती है प्लस में 0.25 से 0.75 तो इसको बोलेंगे मध्यम धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, यदि आपके r की वैल्यू जो है 0.25 से 0.75 के मध्य आती है वो भी प्लस में, तो क्या हो गया, मध्यम, क्योंकि वैल्यू जो है 0.25 से 0.75 के मध्य है इसलिए ये क्या हो गया, मध्यम हो गया। ठीक है, प्लस में है इसलिए धनात्मक सहसंबंध। ठीक, चौथा, यदि 0.75 से और 1 से कम यानी कि 0.99 तक मान लो या कुछ भी, 1 से तो कम है लेकिन 0.75 से
अधिक हो और प्लस में, इसको क्या बोलेंगे? उच्च धनात्मक सहसंबंध। क्लियर? प्लस 0.75 से तो ज्यादा है लेकिन पूरा एक नहीं है, एक से कम आए। प्लस एक से कम मतलब कि 0.99 आ जाए। ठीक है, तो वो बोलेंगे उच्च धनात्मक, चूंकि प्लस में सहसंबंध। और पांचवा, यदि r बराबर पूरा एक ही आए वैल्यू, इसे बोलेंगे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, यदि r की वैल्यू पूरी एक ही आती है, r बराबर 1, तो ये हो गया पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। कि जितना प्रतिशत, इसका मतलब ये होता है कि जितना प्रतिशत x की वैल्यू बढ़ रही है उतनी ही परसेंट जो है y की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, पूर्ण धनात्मक का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो x की वैल्यू जो है वो 10% बढ़ रही है। मैंने उदाहरण लिखाया था x, जैसे x मान लो, प्राइस मान लो और ये सप्लाई मान लो y। तो मान लो कीमतों में 10% की वृद्धि हो रही है तो सप्लाई भी कितनी बढ़ रही हो? 10% बढ़ रही हो। तो ये क्या हो गया? पूर्ण धनात्मक। ठीक है, इस केस में r बराबर 1 आएगा हमेशा। क्लियर है? ये तो हो गया कि यदि वैल्यू प्लस में आती है तो सब में धनात्मक लगेगा। ठीक है, यही चीज यदि माइनस में आ जाती है, इतना सा ध्यान रख लेना, यही चीज जैसे मैंने बताया कि जीरो जीरो तो अपूर्ण होएगा ऐसे, जीरो तो ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है, तो जीरो को तो छोड़ दो। उसके बाद ये चार कंडीशन पे आएगा वहां पर, जैसा मैंने बताया था कि जीरो से ज्यादा आ रहा हो और 0.25 तक आ रहा हो लेकिन प्लस में आ रहा है तो सब में धनात्मक लग गया। 0.25 तक आ रहा है तो निम्न धनात्मक, 0.25 से 0.75 आ रहा है तो मध्यम धनात्मक, 0.75 से ज्यादा लेकिन 1 से कम आ रहा है तो उच्च धनात्मक, और पूरा एक ही आ रहा है लेकिन प्लस में आ रहा है, +1 आ रहा है तो पूर्ण धनात्मक। ठीक है, ये प्लस की बात। अगर यही संख्या माइनस में आ जाती है, ध्यान रखना, यही संख्या यदि माइनस में आ जाती है तो क्या होगा? वैल्यू अगर माइनस में 0.25 तक आ रही है तो इसको बोलेंगे निम्न, क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। यदि माइनस में आ रही है तो इन सब में धनात्मक की जगह क्या कर देंगे? ऋणात्मक। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। यदि इसकी जगह क्या आया? -1 आया। क्लियर? यहां पर -0.75 से -0.99 तक आया तो क्या बोल देंगे? उच्च ऋणात्मक सहसंबंध। क्लियर है ये बात? केवल इतना सा ध्यान रखो कि वैल्यू तो यही रहेगी 0.25 तक निम्न, 0.25 से 0.75 तक मध्यम, 0.75 से 1 तक उच्च और पूरा 1 आया तो पूर्ण। लेकिन वैल्यू कैसे आ रही है? यदि प्लस में आ रही है तो धनात्मक और माइनस में आ रही है तो ऋणात्मक जोड़ते जाएंगे। ठीक है, ये निष्कर्ष लिखना जरूरी है। ठीक है, जैसे ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी तो r की वैल्यू जिससे भी आती है इनके जैसे ये जो आपको दे रखा है इनमें से जो भी वैल्यू आए, जो भी निष्कर्ष आपको निकला हुआ है, ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, या तो ये या ये या ये या ये। ठीक है, चलो अब इसको जो सॉल्व करने के जो मेथड होते हैं वो मेथड तो बहुत सारे होते हैं वैसे कोरिलेशन निकालने के, लेकिन एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम 2 ही मेथड पर सबसे ज्यादा जोर देंगे जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में और आते हैं, इंपॉर्टेंट है, वही मेथड हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला मेथड है स्पीरमैन का कोटि सहसंबंध। ठीक है, इसको बोला जाता है
रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा होता है कॉस पियर्सन असहसंबंध, ठीक है। इन दो मेथडों पर हम सबसे ज्यादा जोर देंगे, उसके बाद इसके अगले वाले मेथड देखेंगे। लेकिन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं दो ही मेथड पूछे जाते हैं, 99% ये दो ही पूछे जाते हैं। तो इनका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। पहला स्पेलमैन का कोटि सहसंबंध, इसका फॉर्मूला होता है R बराबर 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n की पावर 3 माइनस n, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, x और y की वैल्यू दे रखी है और आपसे स्पेलमैन का रैंक कोरिलेशन पूछा गया है। इसकी सबसे बड़ा पहचान यही है, रैंक कोरिलेशन अगर आपसे पूछा जाए इसका मतलब ये स्पेलमैन का रैंक कोरिलेशन है, ठीक है। उसमें ये फॉर्मूला, लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे कि ये देख लेना आप, जो आपको x और y की जो वैल्यू दे रखी है उस पर कोई भी संख्या रिपीट ना हो रही हो, यानी कि एक से ज्यादा बार नहीं आ रही हो। जैसे x की जो वैल्यू दे रखी है 2, 5, 8, 10, 20 ऐसे जो भी वैल्यू दे रखी है, तो इनमें देख लेना, इस वाले नहीं, पहले तो जैसे x में देख लेना। अगर कोई ऐसी संख्या आपको दिखती है जो वापस दो बार आ रही है, जैसे मान लो 2 है, ये बाद में भी आ रहा है, या 5 है, या बाद में भी आ रहा है, 8 बाद में भी आ रहा है, यानी संख्या रिपीट हो रही है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला किस केस में लगेगा, जब कोई भी संख्या एक से ज्यादा बार नहीं आ रही हो, ठीक है, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और यदि x या y में से अगर कोई ऐसी संख्या आपको दिख रही है जो वापिस एक से ज्यादा बार आ रही है, यानी 2 या 2 से ज्यादा बार आ रही है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तब फॉर्मूला लगता है R बराबर 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर प्लस 1/12 n की पावर 3 माइनस m प्लस 1/12 n की पावर 3 m2 माइनस m2 प्लस 1/12 m की पावर 3 m3 माइनस m3 प्लस ये n आ गया, ये चलता ही रहेगा, जब तक कोई संख्या रिपीट हो रही है तब तक चलता रहेगा, अपॉन n की पावर 3 माइनस n। ये फॉर्मूला आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये बहुत आसान हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। m का मतलब ये है कि कोई भी जो संख्या आपको दे रखी है, पहली संख्या वो कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे मान लो इसमें दे देता है ये 2 जो है एक बार यहाँ पे भी आता है, यानी कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है। 2 पहली संख्या है जो 2 बार आ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगी 2 की पावर 3 माइनस 2। इसमें देखा जाएगा कितनी बार आ रहा है, ये नहीं देखा जाएगा कौन सी संख्या आ रही है, ये देखा जाएगा कोई एक संख्या है जो कितनी बार आ रही है, तो 2 बार आ रही है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे मान लो अगर 20 है, 20 3 बार आता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर 3 की पावर 3 माइनस 3 लिखते हैं। आगे बात समझ में। m1 का मतलब पहली ऐसी संख्या जो कितनी बार आ रही है, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आ रही है वो लिखेंगे यहाँ पर, संख्या नहीं लिखेंगे, वो संख्या कितनी बार आ रही है वो लिखेंगे, काउंटिंग, ठीक है। m2 का मतलब पहली संख्या के अलावा क्या एक और ऐसी संख्या है जो एक से ज्यादा बार आ रही है, तो वो हो जाएगी m2।
तो उसमें लिखेंगे वो कितनी बार आ रही है, दूसरी संख्या कितनी बार आ रही है। 3 बार आ रही हो तो 3 की पावर 3, 2 बार आ रही हो तो 2 की पावर 3, 4 बार आ रही हो तो 4 की पावर 3। यदि दो संख्या के अलावा तीसरी और भी संख्याएं जो एक से ज्यादा बार आ रही है तो m3 हो जाएगा। ऐसे जितनी भी संख्या यदि आ रही है, चौथी संख्या है जो एक से ज्यादा बार आ रही है, तो फिर यहाँ पर 1/12 m की पावर 3 माइनस m हो जाएगा, वो चौथी संख्या हो जाएगी। ये जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा ये बड़े आसानी से समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है रैंक कोरिलेशन के, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 या 15 नंबर में रैंक कोरिलेशन ही पूछा जाता है, तो बहुत ही इजी है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं काश पियर्सन का जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज रैंक कोरिलेशन ठीक है, कल की क्लास में ये सारी चीजें देख लेंगे हम। काश पियर्सन का फॉर्मूला भी बता देंगे, और नहीं तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे कल की क्लास से। ठीक है, लास्ट में जो समय बचेगा उसमें काश पियर्सन का फॉर्मूला प्लस न्यूमेरिकल दोनों एक साथ बता